Good morning, students. In previous video lecture, we discussed about the nature, scope, and definition of human geography. Now, we learn and discuss about the next topic, that what is the relation between the man and environment. क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसके अंदर हम 3 फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड टू मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 schools. The first school is German school. Those geographers who were the supporters or are the supporters of determinism. जो निश्चयवाद के समर्थक थे वो सारे जर्मन स्कूल से संबंधित थे. नेक्स्ट इज अबाउट सपोर्टर्स ऑफ पॉसिबिलिज्म. संभववाद के जो समर्थक हैं वो फ्रेंच स्कूल के तहत आते हैं. एंड इंग्लिश स्कूल सपोर्टर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म. जो नव निश्चयवाद है या नियो डिटर्मिनिज्म है उसके जितने भी समर्थक है वो इंग्लिश स्कूल से आते हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन एंड लेटर वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स विच आर गिवन on page number 3 of your NCERT book. Let us start. The first theory who study about the man-environment relationship, that is the theory of determinism, which is also known as environmentalism. इसको पर्यावरणीयवाद भी कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है. So what is the theory of determinism? Let us start. It is also known as environmentalism. इसको पर्यावरणीयवाद भी कहा जाता है. Refers to the idea that everything in human life is caused by the inevitability of natural environment. As per the determinism, the theory of determinism, man is the product of nature. अगर हम निश्चयवाद की धारणा पर चलते हैं तो मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति की उपज है. All the activities of human being are controlled by the nature. मानव की प्रत्येक गतिविधि के ऊपर जो पर्यावरण है उसका प्रभाव रहता है. थोड़ा बहुत अगर हम अर्ली मैन के जीवन के बारे में हमने पढ़ा है तो हम ये देखते थे कि अर्ली मैन की जो भी एक्टिविटीज़ थी एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द नेचर. मैनी डिटर्मिनिस्ट लाइक द हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल, स्ट्रैबो, मोंटेस्क्यू गेव देयर अर्लियर व्यूज ऑन डिटर्मिनिज्म. अब जो शुरुआत के अंदर हिपोक्रेटस थे, एरिस्टोटल थे, स्ट्रैबो थे, मोंटेस्क्यू थे, इन्होंने अपने व्यूज़ दिए रिगार्डिंग द डिटर्मिनिज्म. इन 1859 चार्ल्स डार्विन रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी 1859 के अंदर जिसको क्या नाम दिया गया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. बट फ्रेडरिक रेडजेल वॉज द रियल स्टार्टर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए हु वॉज द रियल स्टार्टर ऑफ एनवायरमेंटलिज्म और डिटर्मिनिज्म, तो आपका आंसर आएगा फ्रेडरिक रेडजेल. रेडजेल सेड दैट सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ. अब रेडजेल ने क्या कहा कि एक जैसी जो स्थितियां होती है वहाँ एक जैसा जीवन पाया जाता है. उसने एग्जाम्पल दिया कि लाइफ इन द डेजर्ट एंड माउंटेन्स, कि अक्सर जो लोग मरुस्थलों में या पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं उनका जीवन लगभग एक जैसा पाया जाता है. और रेडजेल ने एक फेमस बुक भी लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजाग्राफी. क्या नाम था? एंथ्रोपोजाग्राफी. 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हु रोट एंथ्रोपोजाग्राफी, तो आपका आंसर आएगा फ्रेडरिक रेडजेल. ही गेव मोर वेटेज टू लोकेशन इन द रिलेशन टू टोपोग्राफिक फीचर्स. अब फ्रेडरिक रेडजेल ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो लोकेशन के ऊपर दिया है कि किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है वो क्या करती है, मनुष्य की गतिविधियों को निश्चित करती है. ही सेड दैट लोकेशन ऑफ ए प्लेस डिटरमाइंस द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. उसका मानना है कि किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है वह मनुष्य की जीवन जीने की जो उनकी शैली होती है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है, उसको डिसाइड करती है. रेडजेल्स डिस्पाइल एलन चर्चिल सैंपल. अब इन्हीं की एक शिष्या थी एलन सी सैंपल. फर्दर एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म. उन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया. सैंपल रोट अ बुक. सैंपल ने एक किताब लिखी इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट इन 1911. और उस बुक का नाम क्या है? इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट. और ये कब लिखी? 1911. शी सेज
वह कहती हैं दैट मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, मानव इस पृथ्वी के जो सरफेस है उसकी क्या है, एक उपज है। दिस मीन्स नॉट मियरली दैट ही इज अ चाइल्ड ऑफ द अर्थ, वह तो एक बच्चा है, बट दैट द अर्थ हैज मदर्ड दैम, फेड हिम, सेट हिम टास्क, डायरेक्ट इट्स थॉट्स, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits। अब एलएनसी सैंपल क्या कहती है कि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसने मानव को बनाया है, मानव के सामने कुछ डिफिकल्टीज रखी, मनुष्य को खिलाया है, मनुष्य को रहने का स्थान दिया है। इट मीन्स दैट एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय द नेचर। गिव हिम प्रॉब्लम्स of navigation or irrigation and at the same time whispered hints for their solution. She has entered into his bone tissue, into his mind and soul। प्रकृति मनुष्य के हर शरीर में भी है, उसके टिश्यूज में भी है, उसके माइंड में भी है और उसकी आत्मा तक प्रभाव डालती है। तो एलएनसी सैंपल या फ्रेडरिक रेडजेल जिनको एनवायरमेंटलिज्म का फादर माना जाता है, इन दोनों ने क्या कहा कि मनुष्य की जो संपूर्ण गतिविधियां हैं वो सब किसके द्वारा संचालित होती है, प्रकृति के द्वारा संचालित होती है। एलएनसी सैंपल in her book distinguishes the attitudinal characteristics of the people living in the different physical settings and point out that the dwellers of mountain are essentially conservative। अब एक एग्जाम्पल दिया एलएनसी सैंपल ने कि जो लोग कहाँ रहते हैं, पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कोस्ट लाइन पर रहने वाले लोगों के हाथ क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और पैर कमज़ोर होते हैं। हाथ मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें नेविगेशन करना पड़ता है, और माउंटेनियस एरिया के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके पैर काफ़ी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके हाथ क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोकेशन को इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या माना है, इंपॉर्टेंट माना है। और मानव जो है उसकी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब किसके द्वारा कंट्रोल मानी गई है, वो सारी की सारी डिटर्मिनिज्म के द्वारा कंट्रोल मानी गई है। अब डिटर्मिनिज्म में भी काफ़ी कुछ गड़बड़ थी, कुछ कमियां थी। जैसे मैन को उन्होंने पैसिव मान लिया, टोटली पैसिव मान लिया, और ये माना कि मैन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है और रन हो रही है, नेचर के द्वारा। नेचर को उन्होंने एक्टिव माना और मैन को टोटली क्या मान लिया, पैसिव मान लिया। ये सबसे बड़ी कमी थी किसके अंदर, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर। आपके एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 3 के ऊपर दिया हुआ है, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्राकृतिकरण। बेंडा लिव्स इन द वाइल्ड्स ऑफ अबूज माद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के अंदर कोई ये ट्राइब पीपल है, वो रहता है जंगलों के अंदर। हिज विलेज कंसिस्ट 3 हट्स डीप इन द वाइल्ड्स। जंगल के गहरे जो स्थान है वहाँ पर उसका जो गांव है वो 3 झोपड़ियाँ हैं। नॉट इवन बर्ड्स और स्टेरी डॉग दैट यूजुअली क्राउड विलेजेस कैन बी सीन इन दीज एरियाज। Wearing a small leon cloth and armed with his axe, he slowly surveys the Panda forest, where his tribe practice a primitive form of agriculture called shifting cultivation। अब यहाँ पर किसके बारे में वर्णन है, यहाँ पर उस व्यक्ति का वर्णन है जिसकी जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सारी कंट्रोल्ड बाय द क्या है, नेचर है। ये जो एग्जाम्पल है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म को क्या कर रहा है बच्चों, एक्सप्लेन कर रहा है। Benda and his friends burned small patches of forest to clear them for cultivation. The ash is used for making the soil fertile, as usually happened during the shifting cultivation period. Benda is happy that the mahua trees around him are in bloom. जो महुआ के पेड़ हैं वो उनके फूल खिल चुके हैं। How lucky I am to be the part of this beautiful universe, he thinks as he look up to see the mahua, प्लाश एंड शाल ट्री दैट हैव शेल्टर्ड हिम सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही वो उनको क्या देते आए हैं, शरण देते हैं, आश्रय देते आए हैं। क्रॉसिंग द पेंडा इन ए ग्लाइडिंग मोशन, बेंडा मेक्स हिज वे टू अ स्ट्रीम। अब झरने की तरफ वह बढ़ता है। एज ही बेंड्स डाउन टू स्कूप अप अ पामफुल ऑफ वाटर, ही रिमेंबर्स टू थिंक लोई लुगी, द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉर अलाउइंग हिम टू क्वेंच हिज थर्स्ट। अब वह
जंगल के अंदर रहने वाला जो उनका देवता है उसको क्या करता है, धन्यवाद करता है उसकी प्यास बुझाने के लिए। देखिए घर जंगल में लकड़ियों से बना हुआ है, कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, वाटर जो ड्रिंकिंग है वो भी कहाँ से पूरी हो रही है, वहाँ उनकी नेचर से पूरी हो रही है। इस एग्जाम्पल के अंदर जो डिटर्मिनिज्म है उसको टोटली बहुत अच्छे से क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि ह्यूमन बीइंग की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सारी किससे पूरी हो रही है, वो सारी की सारी आपकी नेचर से पूरी हो रही है। आपको ये जो गिवन एग्जाम्पल है अच्छे से रीड करना है तो आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म कि क्या है डिटर्मिनिज्म, ये आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, मैन इज द स्लेव ऑफ नेचर, मैन इज द पैसिव and nature is active and all the activities of human being are run and controlled by the nature. Next theory is related to the study of man environment relation is possibilism and it is belong to French school. Let us start. Possibilism in geography developed as a reaction to determinism. अब possibilism क्यों आया, डिटर्मिनिज्म के रिएक्शन के तहत आया। इट प्रेजेंटेड मैन एज एन एक्टिव रादर देन पैसिव एजेंट। पॉसिबिलिज्म की थ्योरी में मनुष्य को एक एक्टिव एजेंट माना गया है। इट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। द टर्म पॉसिबिलिज्म वॉज गिवन बाय लूसियन फेब्रे। देखिए बच्चों, जो पॉसिबिलिज्म है, संभववाद की जो विचारधारा है वो किसने दी, लूसियन फेब्रे ने दी। बट विडाल डी ला ब्लाश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फ्रेंच स्कूल एंड पॉसिबिलिज्म। लेकिन विडाल डी ला ब्लाश को क्या माना जाता है, फ्रेंच स्कूल का फादर या संभववाद का पिता माना जाता है। लूसियन फेब्रे सेड दैट द ट्रू एंड ओनली ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम इज दैट of utilization of possibilities. There are no necessities but everywhere possibilities. लूसियन फेब्रे का मानना है कि प्रकृति जिसके अंदर मानव रहता है वहाँ पर नेसेसिटी कहीं नहीं है, हर जगह अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं हर जगह हैं, लेकिन उन संभावनाओं का फ़ायदा कैसे उठाना है, इट डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड द टेक्नोलॉजी विच इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग. द फिलोसफी ऑफ पॉसिबिलिज्म इज the belief that people are not just the products of their environment. जहाँ पर डिटर्मिनिज्म कहता है कि मानव पर्यावरण की उपज है, लेकिन संभववाद में इस चीज़ की क्या किया गया है, खंडन किया गया है कि मैन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट. विडाल डी ला ब्लाश says that nature sets limits and offers possibilities for human settlement, but the way man reacts or adjusts to the condition depends on his own traditional way of life. अब विडाल डी ला ब्लाश कहते हैं कि मनुष्य को कुछ लिमिट्स के अंदर रहकर अपना क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं विच आर गिवन बाय नेचर उनको क्या करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है। लेकिन ये यूटिलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानव के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मनुष्य के उन पारंपरिक तरीकों के ऊपर निर्भर करता है जिसमें वह जी रहा है। ब्लाश यूज द टर्म ऑफ जेनरे डी वे दैट मीन्स वे ऑफ लाइफ और द लाइफ स्टाइल। अब विडाल डी ला ब्लाश इसको लाइफ स्टाइल से जोड़कर देखते हैं। इन हिज ओपिनियन लाइफ स्टाइल्स आर द प्रोडक्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिविलाइजेशन, कि जो लाइफ स्टाइल होती है वो किसी भी सभ्यता का क्या होती है, एक प्रतीक होती है, एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रेटेड रिजल्ट ऑफ फिजिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। और किसी भी स्थान का जो जीवन का स्तर होता है वो वहाँ के फिजिकल, हिस्टोरिकल और सोशल इन्फ्लुएंसेस को क्या करता है, शो करता है। आफ्टर विडाल, जीन ब्रून्स वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म। विडाल डी ला ब्लाश के बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर आए उनका नाम था जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स ही प्रपोज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी। उन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच दी किसके लिए, मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए। इसके बाद आए कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर asserted that geographer's role is to investigate and understand the nature of the transition from the natural to the cultural landscape. कार्ल ओ सावर ने क्या कहा कि जो एक ज्योग्राफर्स होता है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे और समझे कि किस तरह मनुष्य ने जो प्राकृतिक पर्यावरण से
क्या कर लिया है, अपना एक कल्चरल एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया है उसका क्या करना है, स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू पॉसिबलिस्ट नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। संभववादियों के अनुसार प्रकृति केवल क्या है, एक एडवाइजर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज दैट व्हाट आर द बेसिस ऑन विच वी कैन क्रिटिसाइज पॉसिबलिज्म। हम संभववाद को कैसे उसकी आलोचना कर सकते हैं। It exaggerated the role of culture and neglects the importance of physical environment. Exaggerated का मतलब होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ जो कल्चर है, जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग की टेक्नोलॉजी है, उसका बड़ा चढ़ाकर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और इसके अंदर जो नेग्लेक्ट किया गया है वो किसको किया गया है, फिजिकल एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट बेस ऑन विच वी कैन क्रिटिसाइज पॉसिबलिज्म। Despite the fact that humans have many possibilities in some physical setting, they can't go against the instructions set by the physical environment. ये सही है कि कुछ संभावनाएं होती हैं, लेकिन जब प्रकृति एक ऐसा साइन दे कि उससे आगे डिजास्टर होता है तो मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इट मीन्स कि फिजिकल एनवायरनमेंट को यहाँ पर क्या बना दिया गया है, पैसिव बना दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य की लगभग हर गतिविधि किसके द्वारा कंट्रोल होती है, वो आपकी नेचर के द्वारा कंट्रोल होती है। तो नेचर और ह्यूमन के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और उसी बैलेंस को स्थापित करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं, नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, इट वॉज ए मध्यम मार्ग बिटवीन द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड द थ्योरी ऑफ पॉसिबलिज्म। ये इंग्लिश स्कूल से रिलेटेड है, नियो डिटर्मिनिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय द ग्रिफिथ टेलर, अ लीडिंग ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर। अब ये जो नियो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है किसने दी, ये आपके ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ही सेज दैट मैन इज एबल टू एक्सिलरेट, स्लो एंड स्टॉप ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। वह कहता है कि मनुष्य क्या कर सकता है, किसी कंट्री, किसी भी स्थान, किसी भी क्षेत्र के विकास को रोक सकता है, उसको तेजी से बढ़ा सकता है, या उसको थोड़ा सा क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। बट ही शुड नॉट, इफ ही इज वाइज, डिपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय द एनवायरमेंट। परंतु अगर वह क्या है, बुद्धिमान है, तो वह उन डायरेक्शंस का वेट करता है जो डायरेक्शंस उसको किससे मिलती है, नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या होती है, मिलती है। मैन इज लाइक द ट्रैफिक कंट्रोलर इन ए लार्ज सिटी हु अल्टर्स द रेट बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस। अब यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर अपनी जो नियो डिटर्मिनिज्म थ्योरी है उसके अंदर मैन को किसका रोल देते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर का रोल देते हैं, जो ट्रैफिक की गति को क्या कर सकता है, मंद या तेज कर सकता है या रोक सकता है, बट डायरेक्शंस को क्या नहीं कर सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता है। जैसे हमारे पास 3 लाइट्स होती है, रेड लाइट, एम्बर लाइट एंड ग्रीन। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप, एम्बर लाइट का मतलब रेडी टू गो, और ग्रीन का मतलब क्या होता है, टू गो। ही यूज द टर्म स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एज हिज फिलोसफी कैन बी वेरी विविडली एक्सप्लेन बाय द रोल ऑफ अ ट्रैफिक कंट्रोलर। सो इन द थ्योरी ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, इट is the madhyam mark between the theory of possibilism and determinism, and in this theory the Griffith Taylor said that man has the power to change the control of physical environment, but in some limitations are there, and men work as per the direction of the nature। मनुष्य को काम करना पड़ता है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो नेचर के द्वारा दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ता है, प्रोग्रेस करना पड़ता है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफी रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों थ्योरीज को आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, अच्छे से समझना है। और अगर कोई डाउट्स अगर फिर भी रह जाता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है। जय हिंद, जय भारत।